नमस्कार, निजोटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। संभल में एक चोर की निर्वस्त्र कर पिटाई की गई। गाजियाबाद में करंट लगने से 4 लोगों की मौत। यूपी के कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद आज यूपी में कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी कक्षाओं के स्कूल बंद चल रहे थे, जिसको आज से 1 सितंबर से फिर से खोल दिया गया है। सीएम योगी ने स्कूलों में कोविड गाइडलाइन के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में चलाई जाएगी। वहीं बिलासपुर के कोटा ब्लॉक के ग्राम खरगहनी में लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में कोल डिपो खोले जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कोल डिपो खोलने की स्वीकृति फर्जी तरीके से ली गई है, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधियों को लालच देकर कोल डिपो खोलने की स्वीकृति ली गई है और इस स्वीकृति की कोई जानकारी ग्रामीण को नहीं दी गई है। इसके विरोध में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हितेश शुक्ला ने नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया। कॉल माइन खोलने के चलते ये पूरा प्रदर्शन लोग यहां पर कर रहे हैं, जहां एनसीपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हितेश शुक्ला के नेतृत्व में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कोल माइन को खोला गया है और बिना किसी इजाजत के इसको फर्जी तरीके से खोला गया है, जिसके चलते एनसीपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हितेश शुक्ला के नेतृत्व में लोग यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं संभल में मॉल से कपड़े चोरी करने पर आरोपियों को निर्वस्त्र करके पिटाई कर सजा दिए जाने का वायरल वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में मॉल के कर्मचारियों ने एक नाबालिग लड़के और एक युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पिटाई की सजा का यह लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नाबालिग लड़के और युवक की पिटाई का वीडियो सदर कोतवाली इलाके के एक मॉल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की जानकारी कर मामले की जाँच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश जुड़ गए। मुजम्मिल, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के जो इस लड़के की निर्वस्त्र करके पिटाई की गई है? मैं आपको बता दूं कि ये एक मॉल का मामला सामने आया था, जहां पर कुछ लड़के कपड़े खरीदे थे। उसके बाद जिस तरह तलाशी के शर्ट और एक दूसरे लड़के पर पैंट निकली थी, इसके बाद वहां के कर्मचारियों ने तालिबाना फरमान जारी कर दिया और जमकर पिटाई शुरू कर दी। करीब 1 दर्जन कर्मचारी पिटा। फिलहाल ये वायरल सोशल फेसबुक और सब पर वायरल हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह से उसके मॉल मालिक से बात की गई है तो अभी किसी तरह से बयानबाजी देने से मना कर दिया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है और पूरी तरह से जांच कर रही है। क्या मुजम्मिल, इस पूरे मामले में किसी के नाम से एफआईआर की गई है, किसी के नाम की? मैं आपको बता दूं कि अभी क्योंकि किसी तरह से कोई जो सोशल मीडिया के बाद आने पर जो है पुलिस पूरी संज्ञान ले रही है, लेकिन किसी तरह से मॉल के कर्मचारियों ने खुद कानून अपने हाथ में लेकर उनको दबंगी दिखाई और उनको पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अभी किसी तरह से कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इसकी जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है उसकी संज्ञान ले रहा। तो क्या बच्चा उस समय क्या कपड़े चुरा रहा था या क्या मामला था पूरा, मतलब ये भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से जो कपड़े जिस तरह से देखे गए थे, तो शर्ट उसने जो लड़का था जिसकी पिटाई की पहले थी, एक दूसरा भी साथी था। फिलहाल आरोप लग रहा था, लेकिन ये बात थी कि उसने पहले के लिए चेक किया गया था
देखिए फिलहाल जिस तरह से देखा गया कि शर्ट उतारने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी थी और कहा कि इसके पास दिल नहीं है, तो अब पूरी चीज़ों को जो भी सामने आया, फिलहाल पुलिस पूरी तफ्तीश भी कर रही है, लेकिन अभी जो युवक था उसकी पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, क्या है, लेकिन सोशल मीडिया जिस तरह से चर्चाओं का विषय बन चलिए चुका है और अभी ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक लड़के को बेरहमी से पिटाई की गई है और ये पूरी वारदात उस समय की है जब वो लड़का मॉल में कपड़े खरीदने जाता है। इसी दौरान उस लड़के को कुछ लोग जमकर धुनाई कर देते हैं और ये पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग पर एक दुकान की टीन शेड में करंट आ गया। इस घटना में 5 लोगों की करंट लग गया। सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। करंट लगने की इस दर्दनाक घटना में 2 बच्चे भी शामिल थे। कितने लोगों के यहाँ चोट आई है? लगभग 4 लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि कोई एक्सपायर भी हो गया उनसे। हाँ, एक लड़की है 12-13 साल की, वो यशोदा हॉस्पिटल में एक्सपायर है। ये किसी लापरवाही से हुआ है? शायद शॉप की कमी है, शॉप कीपर की। इस कमरे में करंट आ रहा था, दुकान वालों को पता थी, दुकान वाले जो पता थी, इससे सामने वालों को कही थी वो दुकान बढ़ा ले, फिर जो है करंट आ रहा है, चेक भी करा अंदर बैठ कर, किसी को पता ही नहीं। कितने लोग इसमें करंट से वो? 5 जने बता रहे हैं, 5 जने खत्म हुए। जी जी। दुकान बड़ी होती है, करंट नहीं, उनको फिर कोई संभालने नहीं आता, ना किसी का करंट लगता। नाम पता कौन कौन लोग? नाम नहीं पता, नाम ये भैया बता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के, कैसे ही पूरी घटना हुई? सचिन, कैसे ये पूरी वारदात हुई है, क्योंकि करंट लगने से जो ये बुरी तरह से 5 लोग झुलसे थे, जिनमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है, तो क्या कुछ पूरा मामला था? ये सर पूरा मामला गाजियाबाद थाने की जगह है। इसमें एक शॉर्ट सर्किट होने से सर एक दुकानदार की 3 साइड में करंट आ गया था। उसमें करंट लगने से 5 लोग घायल हुए और 5 की सर मौत हो चुकी है। जी, तो सचिन, क्या इसमें कोई किसी के खिलाफ अभी कोई एफआईआर या कोई मामला दर्ज हुआ है? हाँ सर, इसका मामला दर्ज हो चुका है। इसमें डीएम ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित की है, जिसमें उचित कार्रवाई होगी। विद्युत विभाग की तरफ से भी कार्रवाई होगी सर, और बाकी जो दुकानदार है उसको पता था, उसने किसी को सचेत नहीं किया, तो सर उसकी भी कार्रवाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि करंट से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जो इलाज के दौरान, लेकिन उनमें से एक की अभी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका भी इलाज चल रहा है। और ये पूरा मामला उस समय का है जब ये लोग एक टीन शेड में बैठे थे, अचानक उसमें करंट आ गया, जिसके चलते 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। उसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पश्चिम यूपी के सहारनपुर में जानलेवा बुखार तेजी से पैर पसरा रहा है। बुखार के कारण यहां के टपरी कला गांव के अधिकतर लोग बुखार से पीड़ित हैं और बीते 1 हफ्ते से यहां बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के अधिकतर बच्चे और बूढ़े इस वक्त बुखार की चपेट में हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग पर गाँव की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और न ही गांव में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसी के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भट्ट का कहना है कि अभी इस बुखार से घबराने की जरूरत नहीं है, लोग थोड़ी सावधानी बरतें और खाने पीने का ध्यान रखें। यहाँ बीमारियाँ इतनी फैल रही, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में काफ़ी एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, बच्चे भी मर चुके हैं, जवान भी मर चुके हैं, हर घर में बीमार है। कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही, कोई भी आकर देख नहीं रहा, कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई यहाँ से। गांव के अंदर 70-80% को बुखार में है। बुखार बहुत ज़्यादा है जी गांव में, बच्चे को भी बुखार है जी, बड़ों को भी बुखार है और बड़े भी एक्सपायर हो गए, बच्चे भी एक्सपायर हो गए। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है जी। गंदगी गांव में बहुत है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई जो दवाई की सुविधा नहीं है। यह टाइफाइड है, यह प्लेट हर आदमी की प्लेट भाग जाएगा और अपना बस 1-2 दिन बुखार हो गया, नहीं तो फिर एकदम ख़त्म हो जा। दस्तों के पेशेंट भी आ रहे हैं और बाकी नज़ला जुकाम के पेशेंट आ रहे हैं। इतना अभी ऐसा कोई सीरियस कोई पेशेंट, कोई ऐसा कोई चलन नहीं है बीमारी का कि जो हमें परेशान करे। इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। मलेरिया किस तरह का बुखार है ये और क्या सावधानी? हमारे तो अभी इस समय पेशेंट जो है, जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं नॉर्मली नज़ले के आ रहे हैं। बुखार के भी कम ही पेशेंट आते हैं, 3-4 मरीज आ जाते हैं। ऐसा जितने ज़्यादा नहीं आता। भर्ती भी हमारे 8-10 पेशेंट हमारे भर्ती रहते हैं।
वहीं हमीरपुर में सूखे, बदहाली व पिछड़ेपन के लिए जाने जाने वाले बुंदेलखंड के किसानों ने भी अब पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए नई पद्धति की खेती करनी शुरू कर दी है, जिसमें नई तकनीकी के साथ कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों व बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखे जैसी समस्या से परेशान अन्नदाता अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। हमीरपुर जिले के मोधा तहसील क्षेत्र के भरसवां गाँव के एक शिक्षित और जागरूक किसान राजकुमार पांडे ने बांस की खेती शुरू की है, जहां पर उत्तराखंड, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का भ्रमण करने एवं बांस को तैयार करने के लिए तकनीकी प्राप्त करने के बाद अपने 15 एकड़ से भी अधिक जमीन में बांस की पौधारोपण किया गया है, जिसमें से कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि पीपल के बाद जो है बांस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। तब फिर मैंने इसके बाद इसका अध्ययन शुरू किया। मैं देहरादून गया, वहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिला। इसके अलावा फिर मैं महाराष्ट्र, एमपी में कई जगह गया। महाराष्ट्र में एक जगह निपानी, उनका 54 हेक्टेयर का बांस का था जंगल था, उसमें गया तो वास्तव में वहाँ जाके लगा कि ऑक्सीजन जो है आप नेचुरल रूप में भी ली जा सकती है। बहुत बड़ा प्लांट देगा बांस में। ये मैंने जो पीछे आपके दिख रहा है सारा इसका प्लांटेशन मैंने खुद कराया है, जो कि अभी करीब 14-15 एकड़ में लगा हुआ है और अभी भी काम चालू, करीब 3000 प्लांट और आ गए हैं, वो अभी लग रहे हैं। इकनॉमी के विषय में बताऊँ कि यदि आप एक पेड़ लगाते हैं 50 रुपये का बहुत अच्छा प्लांट है जो मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए 3 साल 4 साल उसकी सेवा करेंगे, पानी देंगे, खाद पानी जो भी देंगे तो 50 रुपये का उसमें मान लीजिए 100 रुपये खर्चा आएगा। तो इस खबर पर ये खबर क्योंकि बांस की खेती को लेकर के लोग बांस की खेती कर रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एक टेक्निकल तरीके से, तकनीकी तरीके से अब नए तरीके से खेती कर रहे हैं। और एक किसान ने जो कि बांस की खेती उसने की है, इस बांस की खेती को लेकर के ये लगातार डबल मुनाफा कमाने के लिए बांस की खेती की गई है। उत्तराखंड व मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से घूमने के बाद ये किसान आया है और इस किसान ने अब बांस की खेती शुरू की है, जिससे अपनी कमाई को डबल करने के लिए बांस की खेती को मुनाफे का सौदा समझते हुए किसानों ने इस खेती को किया गया है। और यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा सकता है, देखा जा सकता है कि किसान किस तरह से बांस की खेती उगा रहे हैं, क्योंकि ये खेती फायदे का सौदा है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो बागवानी या अलग तरह की खेती किस्म की खेती की जाती थी उसमें नुकसान होता था, जिसको लेकर के उसके मद्देनज़र अब ये नई तरह से बांस की खेती की शुरुआत की गई है, जिसके मद्देनज़र किसानों को काफ़ी फ़ायदा और इसमें मुनाफा होने वाला है। इसीलिए इस खेती को अब चलन में लाया गया है, प्रचलन में लाया गया है, क्योंकि अब बांस की खेती लाया गया है। और हमारी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमीरपुर से। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के? जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो अब हमेशा से पिछड़ा और सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता रहा है। वहां पर ऐसे में इस तरीके की नई तकनीक की खेती किया जाना काफी कहीं ना कहीं अन्य किसानों के लिए भी सुविधा का विषय है और कहीं ना कहीं उनसे सीख लेकर यहाँ के किसानों के लिए उन्नति का मार्ग खोलने वाला है, जिसको लेकर के आसपास के जो किसान हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। और जो किसान रामकुमार पांडे हैं उनका कहना है कि इस प्रकार की खेती को वो और बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि जो बांस की खेती उन्होंने शुरू की है उसका पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा योगदान माना जा रहा है कि ये पर्यावरण के सुधार में काफी सहायक सिद्ध होगा। जी, तो क्या इस खेती को लेकर के सरकार की तरफ से भी कोई अनुदान दिया गया है किसानों को? नहीं, अभी तक इस प्रकार का कोई अनुदान की कोई बात सामने नहीं आई है। जो भी किसान है उनका कहना है कि उन्होंने निजी तौर पर अपने निजी धन से ये खेती करने की शुरुआत की है और महाराष्ट्र, नासिक, उज्जैन आदि शहरों का अन्य कई राज्यों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने इसकी तकनीक सीखी है और वो निजी पैसे से अपने निजी खेत में उन्होंने बांस का प्लांटेशन करवाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, दोगुनी करने के लिए लगातार अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। और अब यहाँ के किसानों ने, हमीरपुर के किसानों ने एक बागवानी के साथ साथ अब बांस की खेती की भी शुरुआत की है। और अगली खबर मथुरा से है। मथुरा के कोह गांव में फैली महामारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह बीमारी अब तक गांव के 10 बच्चों की जिंदगी को निगल चुकी है। गांव के सैकड़ों लोग अब दहशत के साए में अपना जीवन काट रहे हैं। 50 से 60 परिवार ऐसे भी हैं जो गांव में फैली महामारी के कारण गांव से अन्य कहीं और के लिए अपने घरों पर ताला लगाकर पलायन कर चुके हैं। घरों के ताले लगे हुए हैं, 2-4 बुजुर्ग गांव में पड़े हुए हैं। कम से कम 100 घर पलायन कर चुके हैं गांव से। अच्छा, अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? 10 मौतें हो गई अब तक। रात भी एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, 14 साल का बच्चा था, बड़ा हष्टपुष्ट। प्रशासन की तरफ से कोई
अमन नहीं हो रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है, न कोई देख रेख हो रही है सही तरीके से। कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। ये सब दिखावा खोखलापन चल रहा है सब लोगों का। तो इस महामारी के चलते करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है मथुरा के गांव में, और लगातार लोग इस बीमारी के भय से गांव छोड़कर मजबूर हो गए हैं गांव छोड़कर जाने के लिए, और लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस ओर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान शायद नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि करीब 10 लोगों की इस महामारी के चलते मौत भी हो चुकी है, और ये महामारी लोगों के लिए गले की फांस बन चुकी है, जिसके कारण लोग आज मजबूर होकर अपने घरों में ताला लगा रहे हैं और ताला लगाकर दूसरी जगहों को पलायन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बीमारी लोगों को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि लगातार इस महामारी से करीब 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें करीब 2 से 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ये लगातार महामारी किसी ना किसी लोगों को लगातार कभी बुखार किसी तरह से अलग अलग तरह से प्रकोप कर रही है, और लगातार इस महामारी से कई लोगों की मौत भी हो गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से ये डेंगू वाली बीमारी जो फैल रही है पर गाँव में, उसको लेकर काफी गांव वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक करीब 9 बच्चों ने इसमें जान गंवा चुकी है। दिल्ली और लखनऊ की डॉक्टरों की टीम वहां गांव में खड़ी हुई है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि खाना पूर्ति ही केवल सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी तक हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाया है। क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से, पवन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसमें कुछ और भी किया गया है? पवन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसमें क्या इस स्पेशल कोई ट्रीटमेंट इस गांव के लिए, या कोई छिड़काव या कोई किस तरह का दवाई कुछ दी गई है? जी बिल्कुल, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर और लखनऊ से आए हुए डॉक्टर वहां पे अपना कैंप लगाकर वहां जो लोग मरीज हैं उनका चेकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आ पाया है। तो डॉक्टर गाँव वालों का कहना है कि जो डॉक्टर की टीम यहाँ पे लगी हुई है वो खाना पूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस महामारी से, जो डेंगू जैसी महामारी है, उससे लगातार लोगों को करीब 9 लोग इसमें मर गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और जिसके चलते लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं यूपी के गोरखपुर जिले में भारी बारिश के चलते राप्ती और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही घाघरा, सरयू भी उफान पर है, जिसके चलते शहर के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी छोर के ग्रामीण इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लाखों लोगों पर बाढ़ का असर देखा जा रहा है। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में राहत और बचाव का काम भी किया जा रहा है। चोरी चोरा तहसील के ब्रह्मापुर ब्लॉक के मटरिया गांव में हालात बद से बदतर हो गई हैं। राप्ती के साथ सहयोगी नदी घुर्रा भी कहर बरपा रही है। ग्रामीण खुद ही अपने और जानवरों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने प्रतापगढ़ में बनाया किसान मोर्चा अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में बीजेपी ने किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। विजय कुमार मिश्रा होंगे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार मिश्रा को किसान मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रतापगढ़ से बीजेपी नेता पिंटू तिवारी ने विजय मिश्रा का स्वागत किया है। नवनियुक्त पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जुलूस में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग, उनको जो बनाए गए हैं कार्यकर्ता, किस तरह से उनके अध्यक्ष बनाने की खुशी में इस समय जुलूस निकाल रहे हैं, और जोर शोर से नगाड़ों पर ढोल के साथ यहाँ पर ये जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। विजय मिश्रा का स्वागत भी किया गया है। और यहाँ पर जुलूस में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता उनके इस कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाने की खुशी में बाइक पर सवार होकर के जुलूस निकाल रहे हैं और खुशी से लहरा रहे हैं। बीजेपी नेता पिंटू तिवारी ने विजय मिश्रा का स्वागत किया है। नवनियुक्त पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग गाड़ियों पर सवार होकर के जुलूस निकाल रहे हैं और अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं और उनकी जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। बीजेपी नेता पिंटू तिवारी ने विजय मिश्रा का स्वागत किया है और नवनियुक्त पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा को उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सरकारी बाबू का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। जनता से
फाइलें पास कराने के नाम पर एक सरकारी बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये पूरी खबर बिजनौर से है। यूपी के बिजनौर सदर एसडीएम ऑफिस में कार्यरत बाबू राजेंद्र सिंह का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। ये सरकारी बाबू आम जनता से फाइलें पास कराने के नाम पर रिश्वत लेता है। राजेंद्र सिंह को ना तो जिला प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही यूपी सरकार का डर। सबको ताक पर रखकर देखिए कैसे ये बाबू खुलेआम दफ्तर में एक व्यक्ति से रिश्वत लेता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाबू रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। और खबर पर जानकारी के लिए महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, एसडीएम के स्टेनो बाबू है, नाम है इनका राजेंद्र सिंह, और जो है काफी समय से बिजनौर तहसील में तैनात हैं और लगातार इनको पर जो है भ्रष्टाचार के मामले लगते रहे हैं। पब्लिक में छवि जो है काफी खराब है। आने जाने वाले जो होते हैं वो लोग हैं जो इनके पास में अपने कागजी कार्रवाई कराने के लिए आते हैं, उनसे ये मोटी रकम वसूलते हैं। जो इनको इनके मनमाफिक पैसा नहीं देता है उनका ये काम नहीं करते हैं, फाइल को दबाए बैठे रहते हैं। इसी से नाराज हो कुछ लोगों ने इनका वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया में इसमें वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी अधिकारी की तरफ से नहीं की गई है। जी महेंद्र, क्या कानूनी कार्रवाई कोई अमल में लाई गई है इस अधिकारी के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरह सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है अभी तक इस खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मामला इसमें पूरा जो है असमंजस की स्थिति है। और लगातार जो सुनने में आया है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक बाबू को रिश्वत लेते हुए बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूरा मामला बिजनौर का है। वहीं यूपी के कासगंज में राज्यपाल का आज दौरा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यूपी के कासगंज में दौरा किया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कासगंज जनपद पहुंची, जहां उनका हेलीकॉप्टर सोरो में स्थित पुलिस लाइन में उतरा। वहां पुलिस लाइन से राज्यपाल गाड़ी से सोरो के बहादुर नगर के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ मुलाकात की और नवजात बच्चों को खीर खिलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फल वितरित किए। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोरो के लहरा में स्थित कुष्ठ आश्रम भी पहुंची, जहां उन्होंने कुष्ठ रोगियों को फल वितरण कर सौर ऊर्जा लाइट और कंबल वितरण किए। इसके बाद राज्यपाल ने सोरो के भगवान वराह मंदिर में जाकर 12 भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ 6 लोगों को लेकर बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला मुख्यालय पर पराजित का पौधा भी लगाया।